पुलित्ज़र अवार्ड इंडियन मीडिया एंड कश्मीर। पहले देख लेते हैं पुलित्ज़र अवार्ड है क्या। इट्स बेसिकली एन अमेरिकन अवार्ड। जोसेफ पुलित्ज़र ने सबसे पहली बार किया था और 1917 में सबसे पहली बार इसे दिया गया था। और इसमें एक कैटेगरी होती है फॉरेन अवार्ड के लिए, फॉरेन रिकग्निशंस होती हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशंस फॉर मीडिया फीचर फोटोग्राफी में, जो कि इंडियन 3 जर्नलिस्ट को मिला है, डॉक्टर यासीन, मुख्तार आनंद और मुख्तार खान एंड छन्नी आनंद। 3 लोगों को मिला है। और ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है और इंडिया मीडिया का जो रिएक्शन है वो ऐसा क्यों है। नाम किया जाता है। पुरस्कार गैंग क्या होता है, एक बार फिर से आपको आज हम समझाना चाहते हैं। जो हमारे देश का पुरस्कार गैंग है, जो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार हैं, वो आज भी उनका दिल इन तस्वीरों को देखने से नहीं पसीजता, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी यही कहते हैं कि कश्मीर पर हमारे देश की सेना ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। आप उन लोगों को परेशान करेंगे तो आपके साथ तो ये होगा ही। इसलिए वो इन जवानों को शहीद भी नहीं कहते। कितना बड़ा फर्क है। ये पुरस्कार गैंग है, वो हमारे इन जवानों की शहादत को शहादत नहीं मानता, इन जवानों को कभी शहीद नहीं कहता। और जो आतंकवादी हर रोज खून बहा रहे हैं, उन्हें वो आतंकवादी नहीं कहता। देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का हथियार बनने वाली ऐसी ही कुछ तस्वीरों पर कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्ज़र अवार्ड मिला है। पुलित्ज़र अवार्ड दुनिया में पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। लोग मरते हैं इस पुरस्कार को लेने के लिए। हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को मिला है, बताएंगे उनके बारे में भी। लेकिन जिन तस्वीरों के लिए ये सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, वो तस्वीरें क्या कहती हैं, पहले वो देख लें। कल अवार्ड किया गया और ये जो पुरस्कार है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इसका कोई इसके बराबरी में कोई जर्नलिज्म का अवार्ड नहीं है दुनिया में, और बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी भारत की। तो अभी मैंने दो अलग अलग मीडियाओं के ओपिनियंस आपको सुना दिया और ये एक वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों का ओपिनियन यही है कि ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स को क्यों नहीं इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो मेरा ओपिनियन है कि नहीं मिलना चाहिए इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर सच काइंड ऑफ पिक्चर्स। वाई? बिकॉज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। ओके, तो नहीं मिलना चाहिए। बट द हिपोक्रेसी केम व्हेन द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दोज 2 पिक्चर्स केम इनटू द पिक्चर। तो मैं यही बात रखना चाह रहा हूँ कि क्या इंटरनेशनल रिकग्निशन रिक्वायर्ड है फॉर एनी इशू मैटर पर्टेनिंग टू इंडियन फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी टू डिस्कस। दैट्स माई क्वेश्चन। आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन कश्मीर, पाकिस्तान, टर्की, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अलग पड़ गए थे इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, और सारे कंट्रीज़ ने लगभग इंडिया का सपोर्ट किया था। And they agree that it is the Indian sovereign right to decide the matter of his country. Now the question is that it is an idea to build international pressure on India again, or it's really a genuine international recognition. अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव देता हूँ इस पर कि देश का कानून क्या कहता है। तो आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता है, और उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है डी में। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, और जो कि आपको रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड भी है। रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड किस ग्राउंड पे है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? कहते हैं इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर। इन सबको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट को, आपको रीजनेबल, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं हम लोग। लेकिन एक पर्सपेक्टिव और है इसमें कि वोल्टेयर का जो एक फिलोसफर है, what he say about the freedom of speech and expression, he said, I reject what you say, I reject what you say, but I will die to death for your right to say this. And one more thing is कि ग्लोबल इंडेक्स प्रेस फ्रीडम में इंडिया का रैंक 142 है आउट ऑफ 118 कंट्रीज। नाउ आई विल टेक यू थ्रू द कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू द पुलित्ज़र अवार्ड। पहला कंट्रोवर्सी है वॉल्टर डुरंटी का, जो कि जिनका अवार्ड रिवोक कर दिया गया था। वो सोवियत यूनियन रिपोर्टर थे, मतलब वहाँ से रिपोर्ट करते थे अमेरिकन्स को, जो कि फेमाइन से रिलेटेड था। तो ये 1932-33 की बात है, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था और फेमाइन हुआ था, ओवर हुआ था। तो उन सब की रिलेटेड बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम का बात कर रहे हैं। फिर विलियम एल लॉरेंस का बात है, जिसने एटॉमिक बॉम्ब एज जैसे टर्म को फाइन किया था।
फिर ग्रेविटी रेनबो है जिसमें ज्यूरी ने सेलेक्ट किया बट ट्रस्टीज ने रिजेक्ट कर दिया अवार्ड देने से। फिर 1962 में एक बायोग्राफी आई थी सिटीजन्स हर्ट करके, उसमें भी सेम हुआ कि ज्यूरी ने सेलेक्ट किया अवार्ड देने के लिए बट ट्रस्टी ने रिजेक्ट कर दिया। दिस वीडियो वॉज नॉट प्रेजेंटेड टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द 370 it should be done or not, about the Kashmir issue. This video is not presented for such kind of things. It's just to give you an idea with a different spectrum and perspective, like international politics, domestic politics, legal aspects of Indian government and their perspective and view about it. This is basically presented as a reasoning and rationalism and Indian renaissance, like one should respect an opinion but should not accept until he is convinced. अगर मैं सिंपल शब्दों में कश्मीर इशू को रखूं तो इसमें बता सकता हूं कि ये जो कश्मीर है इशू है और जो इंडिया पाकिस्तान का जो डिवाइड हुआ था, तो ये सारे एक वेल प्लान स्ट्रेटजी थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और जिसमें इन्वॉल्वमेंट बेसिकली अमेरिका और यूके का था कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने देना है, क्योंकि अगर इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाता तो इट विल बी एन कॉम्पिटिटर फॉर द वर्ल्ड। इसके एग्जांपल्स मिलते हैं। जब मैं देख रहा था क्रिप्स मिशन था, जो ब्रिटिश एम्पायर का जो क्रिप्स मिशन लाया गया, तो उसमें रूजवेल्ट का जब मैंने देखा कि रूजवेल्ट इसमें क्या कर रहा है, तो उसमें समझ में आया कि ये एक वेल प्लान स्ट्रेटजी थी कि इंडिया इंडस्ट्रियलाइज ना हो। और उस वक्त ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स थी, फ्यूल थी, ऑक्सीजन कहते हैं ना उसको, इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन क्या है, फ्यूल। तो इसको काट दिया गया इंडिया के ऑक्सीजन को। कैसे काट दिया गया? इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करके। और वो कैसे हुआ कि हम फिर हट गए अफ़गानिस्तान से, और जो भी ऑयल कंट्रीज़ हैं उनसे डायरेक्ट रूट हमारा ख़त्म हो गया, जो कि अगर आज पाइपलाइन कनेक्ट हो जाए इंडिया और पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट में, तो we will be in a condition of industrialized world, and which America and UK don't want, so that they created an new issue like Kashmir. It was basically created issue that we all, the human civilization of India, are facing such kind of situations, and we are losing so much army personals. अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। ये एक गार्जियन की तरह थी कि अब वॉर ना हो वर्ल्ड में और इतने सारे वुमेन लाइफ्स को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। लेकिन क्या हुआ? अभी हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या परसिस्ट कर रही है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके बहुत डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अभी भी सप्रेस कर रहे हैं, और उनकी पॉलिसीज़ का जो खामियाना हर्जाना है जो डेवलपिंग कंट्रीज अभी तक भुगत रही हैं। The world today lack global leader, and they are not addressing the global issues like climate change and what we have seen the US Donald Trump did it. So and the questions raised about the WHO role also. So the international institutions lack intellectual integrity and impartiality right now at this moment. And the world is going through a global change. Let's see what will happen. The global leadership will change or not. This video lack intentionally opinion, and that is because that is left to you. At last, I would like to say that half truth is more dangerous than the great lie. Benjamin Franklin. Now I would like to take you to the very heart-touching story, and it is completely on your will to watch it or not. So let's begin. ये पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। एक्चुअली इस पिक्चर में ये जो लड़की है यूनाइटेड नेशन फीडिंग सेंटर के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है, और ये वल्चर वेट कर रहा है कि कब वो हमारे और खा जाए। तो ये पिक्चर बेसिकली ली गई थी केविन कार्टर के द्वारा 1993 में, जब सूडान में फेमाइन स्ट्रक हुआ था। तो इसी पिक्चर के लिए उन्हें पुलित्जर अवार्ड मिला था, बट किसी ने पूछा नहीं कि क्या हुआ उस बच्ची के बारे में। ध्यान से देखिए इस कोट को, एंड यू विल रियलाइज समथिंग अबाउट दिस कोट व्हेन आई विल फिनिश दिस वीडियो। सो इस पिक्चर में तो एक हुआ ये कि जो लड़की है पिक्चर में, उसे वहीं छोड़ दिया गया, और केविन कार्टर ने पिक्चर लेके वहाँ से चले गया और उसको यूनाइटेड नेशन फीडिंग सेंटर के पास नहीं पहुँचाया। तो ये एक बार इंटरव्यू उनका चल रहा था टीवी वगैरह पे, तो केविन कार्टर से एक कॉल पे पूछा गया कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैं जल्दी में था और मैं ध्यान नहीं दे पाया। तब वहाँ पे जो the person who was on the other side of the call, he said there was 2 vulture on that day, one in the picture and the second was behind the camera, that is you. And after few days Kevin Carter commits suicide out of guilty, and he wrote, the pain of life overrides the joy to the point that joy does not exist. So a good journalist versus a good human.